नेता हैं, आपसे बड़े हैं, या पार्टी या संगठन में आपके आपसे आगे खड़े हैं, या विरोधी दल में हैं और बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, या कोई खानदान है जिनका लगातार राजनीति में चला आ रहा है, वर्चस्व है, ऐसे नेता से मुकाबला कैसे किया जाए? अगर अपनी पार्टी में तो क्या करना है, विरोधी दल में तो क्या करना है, उनके सामने आप उम्मीदवार बन जाए तो क्या करना है, कैसे अपने से मजबूत उम्मीदवार को हराया जा सकता है? सबसे पहली बात तो यह देखने की जरूरत होगी कि वो जो उम्मीदवार मजबूत जिसे आप मान रहे हैं, उसकी मजबूती का पैरामीटर क्या है, आधार क्या है, और आप क्यों मजबूत मान रहे हैं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर परिवार से व्यक्ति आ रहा है तो उसे मजबूत मान लिया जाए। ऐसा नहीं होता कि केवल उसके पास पैसा है तो इसे उसे मजबूत मान लिया जाए। ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर जाति या धर्म का है तो मजबूत मान लिया जाए। मजबूती का कोई सॉलिड आधार होना चाहिए। तो अगर आप मजबूत मान रहे हैं, मैं मानता हूं कि आप कुछ सोच के बोल रहे होंगे, लेकिन आपने क्या आधार सोचा है, आप क्यों मान रहे हैं कि वो मजबूत नेता है, पहले उसको आइडेंटिफाई करिए। मजबूती का आधार जब आपको पता होगा कि हाँ, इस आधार पर मैं उसे मजबूत कह रहा हूं, तो फिर उसकी मजबूती को कम करना या उसकी बराबर टक्कर में आना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मजबूती का आधार पता करना है, और फिर उस आधार पर अगर हम उसे टक्कर देने की स्थिति में है कि नहीं है, वो देखना है। हो सकता है वो पैसे से मजबूत है, उदाहरण के तौर पर लेते हैं, बहुत पैसे वाला है, अब आप पैसे में तो उतने है ही नहीं, तो अब आप कैसे मुकाबला करेंगे? तो फिर बजाय उस क्षेत्र में आने के जो उसका स्ट्रांग फील्ड है, अपने स्ट्रांग फील्ड में उसको लेकर के आकर के उसे हराया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, अगर मान लीजिए वो पैसे से मजबूत है, आप पैसे से मजबूत नहीं है, तो क्या करना है? आप किस चीज से मजबूत हैं? आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छा है, आपकी टीम अच्छी है, आपका इलेक्शन मैनेजमेंट अच्छा है, आपकी जनता में पकड़ अच्छी है, आपकी पार्टी या संगठन ध्रुवीकरण के आधार पर या किसी मुद्दे के आधार पर काम करती है और उसके लिए जनता में एक्सेप्टेंस ज्यादा है। जो भी आपका आधार हो, उस आधार पर सामने वाले को लेकर आने का प्रयास करना। कहते हैं ना, कई बार सामने वाले की पिच में जाकर अगर आप खेलते हैं तो आपको नुकसान हो जाता है। बेहतर यह रहता है सामने वाले की मजबूती धरी की धरी रह जाए, वो जहां मजबूत बना बना रहे, अपनी मजबूती पर काम करना और ऐसी परिस्थितियां पैदा करना कि सामने वाला आकर आपकी पिच पर खेलने को तैयार हो जाए। अब कई लोग कहेंगे, सब क्या ये संभव है कि बड़े नेता को हम ऐसा कर सकते हैं कि वो हमारी पिच पर आ जाए? बिल्कुल संभव है, क्योंकि है तो इंसान ही ना भाई। बड़ा है छोटा है वो तो सेकेंडरी चीज है, बट इंसान है। इंसान है तो उसके अंदर इमोशंस भी हैं, इंसानों वाली अच्छी और बुरी सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो उसे जब ये एहसास होगा कि किसी एक मुद्दे पर या किसी आधार पर सामने वाला मुझे डेंट दे रहा है या दे सकता है, कब तक नहीं बोलेगा? बोलना पड़ेगा। और जैसे ही उसने आपका नाम लिया, आपके मुद्दे पर बात की, आपकी पार्टी संगठन पर बात की, आपके बारे में बात करनी शुरू की, समझ लीजिए आपने उसे डिरेल कर दिया, आप उसे अपने ट्रैक पर, अपनी पिच पर ले आए। बड़े मजबूत नेताओं को उनकी मजबूती के आधार पर हरा पाना तो मुश्किल होता है, लेकिन जब अपने पिच पर लेकर के आते हैं तो वो असहज हो जाते हैं। जैसे देश के बड़े नेता है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को कोई टक्कर ही नहीं दे पा रहे थे किसी मुद्दे पर। राहुल गांधी जी ने संविधान का मुद्दा उठाया और संविधान वाली पिच पर ले आए, तो 200 जो 400 पार का नारा देख रहे थे, जो 303 सीटें ऑलरेडी थी, वो 240 पर आ गई। क्यों? क्योंकि वो उनकी पिच पर आकर के खेले। अब नरेंद्र मोदी जी को शायद ये बात समझ में आई, बीजेपी को समझ में आई, उन्होंने वापस अपने कोर मुद्दे पर आ गए। उस मुद्दे पर जब राहुल गांधी आकर खेलते, राहुल गांधी जब हिंदुत्व की बात करते हैं, राहुल गांधी जब आकर के मंदिरों में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि वो भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी उनके कहने पर ये सब काम करते हैं तो बीजेपी को कहने को मिल जाता है, देखा हमने कहा तो ये कर रहे हैं। अच्छा नहीं करते हैं तो अपने आप में एक नेगेटिव है, तो उनकी पिच पर जाकर खेलना है क्यों भाई? आप अपनी पिच पर खेलो, उन्हें अपनी पिच पर खेलने दो और फिर जनता को निर्णय लेने दो। जिस भी मजबूत नेता को जब भी जिसने भी हराया है, आप उदाहरण उठाकर देखिए। दिल्ली का उदाहरण देखते हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित जी एक मजबूत नेता थी, कांग्रेस की मजबूत सरकार चल रही थी, उसको अरविंद केजरीवाल जैसे एक आम इंसान ने आकर के हरा दिया। कैसे हरा दिया? उनकी पिच पर जाकर नहीं हराया, अपनी पिच पर आकर के हराया। जब करप्शन, भ्रष्टाचार की बार बार बात की गई, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की गई, बाकी मुद्दे उठाए गए, ये और बात है, उसमें करप्शन था नहीं था, झूठ था सच था, उस पर हम कभी अब डिबेट कर सकते हैं, उस पर मैं ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुका हूं। लेकिन बात रणनीति की होती है। आप रणनीति सच बोलकर करें, झूठ बोलकर करें। वो आचार्य चाणक्य कहते हैं ना भाई, राजनीति करने हैं तो साम दाम दंडभेद सब होगा। अब साम दाम दंडभेद में ये नहीं देखा जाता है कि सच है या झूठ है, एन केन प्राकेंट सामने वाले को हराना और सामने वाले को अपनी पिच पर लेकर के आना। और जब शीला दीक्षित जी उस पिच पर आई, कांग्रेस उस पिच पर आई करप्शन की, तो वहां वो बोल्ड हो गए, क्योंकि उस पिच पर खेलने की स्थिति में कांग्रेस उस समय पर नहीं थी। ऐसे ही जैसे मैंने राहुल गांधी जी का एग्जांपल दिया, नरेंद्र मोदी जी को कैसे उन्होंने किया, आप बाकी राज्यों में देख लीजिए। जिस भी राज्य में किसी बड़े नेता को अगर किसी ने हराया है, अगर बीजेपी की बात कर लें, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जी को हराया दिल्ली में,
बड़े नेता थे। अच्छा, बीजेपी पर कोई चेहरा भी नहीं था दिल्ली के नेता का जो मुख्यमंत्री बनेगा। बार बार वो बोलते थे दूल्हा कौन बनेगा, बिना दूल्हे के बारात है। उसके बावजूद बीजेपी 48 सीटें ले आई 70 में से। कारण क्या रहा? अरविंद केजरीवाल जी की पिच पर जाकर के जब तक बीजेपी उनको हराना चाह रही थी, हरा नहीं पा रही थी, बीजेपी उन्हें अपनी पिच पर ले आई। जो शीश महल की पिच उन्होंने तैयार करी, जो उन्होंने करप्शन की पिच तैयार करी, जो उन्होंने बाकी मुद्दे तैयार करे, सीएजी की रिपोर्ट का मुद्दा तैयार किया, इन मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बैकफुट पर आ गई। जो मोहल्ला क्लिनिक थे, उनके मोहल्ला क्लिनिक पर बात होनी शुरू हुई। शराब का घोटाला, उस पर बात होनी शुरू हुई। अब घोटाला था नहीं था वो तो कोर्ट में केस है, कोर्ट साबित कर ही देगा, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सॉलिड प्रूफ भी हैं, जैसे सीएजी रिपोर्ट आ रही है। अगर सीएजी रिपोर्ट में थोड़ा सा भी दम हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी, उनकी टीम, उनके जो मंत्री थे जो बार बार जगह जगह जाके पॉडकास्ट कर रहे थे, ज़्यादातर जेल में नजर आएंगे। सबको जेल होने वाली है, कन्फर्म है। यानी सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से अगर प्रूफ बीजेपी या एजेंसियां इकट्ठा कर पाई तो अरविंद केजरीवाल जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन वो अलग टॉपिक है, उस पर कभी हम बात कर सकते हैं कि वो सच है झूठ है क्या है, लेकिन हराने का तरीका तो है ना। तो अगर अपने से मजबूत नेता को आपने हराना है, या तो हराने का सपना देखना बंद करो, या तो बोल दो भाई नहीं हमें हराना नहीं है तो फिर माड़वाली कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। वो सांसद लड़ेगा, विधायक लड़ते रहो, वो विधायक लड़ेगा, पार्षद लड़ते रहो और उसके साथ मिल जाओ। अगर आपकी पार्टी आपके संगठन में है, अगर विरोधी है दूसरी पार्टी संगठन में है तो फिर सरेंडर कर दो। लेकिन सरेंडर नहीं करना है तो ये तरीका है। ऐसे अपनी पार्टी संगठन में अगर लगातार एक ही पार्टी का, एक ही परिवार का, एक ही व्यक्ति का वर्चस्व बना हुआ बड़ा नेता है तो उसकी कमियों के बारे में देखो कि उसकी कौन कौन सी कमियां हैं जिनमें वो इंप्रूव नहीं कर पा रहा, और उनमें आप इंप्रूव करो। और उम्र का भी एक तकाजा हो सकता है कि पार्टियां यंग लोगों को मौका देती हैं। अगर आप यंग हैं तो उस आधार पर पार्टी से टिकट मांगने की कोशिश करिए। सामने वाले की उन टीमों में या उन लोगों में या उन कामों में कमियां निकालिए जब वो सत्ता में रहते उन्होंने किए हैं, ताकि उससे जो डेंट पड़ेगा उसकी इमेज को या पार्टी या संगठन को जो नुकसान लगेगा तो पार्टी खुद ही उसको साइडलाइन कर देगी। तो इस तरह से बड़े नेताओं को हराया जा सकता है, बट स्ट्रैटेजिकली हराना। ये ध्यान रखिएगा, जो बड़े नेता होते हैं वो हर तरह से मजबूत होते हैं। ऐसा ना हो जाए डायरेक्ट अटैक कर लें। कभी भी किसी भी बड़े नेता के सामने, मैं तो कहता हूं ग्राम प्रधान से लेकर के सांसद तक का आपको चुनाव लड़ना है, सामने वाला हो सकता है बाहुबली हो, पैसे वाला हो, मजबूत हो, उसके संबंध बहुत हो, कहीं नुकसान ना कर दे। और राजनीति में सब तरह के नुकसान संभव है, ये ध्यान रखना। तो ऐसा डायरेक्ट अटैक नहीं करना होता, छुप करके करना होता है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना वाली रणनीति इस्तेमाल करनी होती है, अंडर द कारपेट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी होती है, हैमरिंग इफेक्ट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी होती है। और ये सारी रणनीतियां अलग अलग सिचुएशन में बना करके मजबूत उम्मीदवार की दावेदारी को कम किया जा सकता है, अपनी दावेदारी को बढ़ाया जा सकता है। उसकी लाइन छोटी भी करनी है और अपनी लाइन बड़ी भी करनी है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली करनी है। सामने नहीं आना, डायरेक्ट फाइट में तब तक नहीं आना जब तक आप मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार ना हो जाएं। वरना ये ध्यान रखिएगा, ज्यादातर मजबूत लोगों के सामने लोगों को मुंह की खानी पड़ती है और उनकी राजनीति भी समाप्त हो जाती है। ऐसा भी होते देखा है मैंने।